गुड आफ्टरनून गाइस। ठीक है, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले। तो हमने फंक्शन ऑफ बैंक स्टार्ट किया था, तो ये सारी चीजें तो हमने लास्ट सेशन में कर ही ली थी। अब जो रिमेनिंग है वो हम देख लेते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, जो लास्ट सेशन में अगर आपका क्लियर नहीं हुआ हो तो उसे हम इस सेशन में क्लियर कर लेंगे। तो अभी सिर्फ कनिका ही जुड़ी हुई है, तो कनिका कोई डाउट है आपका तो बता सकते हो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, अच्छा चलो फिर बताओ, आप ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में डिफरेंस क्या है? सर ओवरड्राफ्ट तो एक्चुअली वो होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है। हम्म। और कैश क्रेडिट हमारा सिक्योर्ड लोन होता है। ये दोनों ही मतलब बेसिकली तो बिजनेसमैन के लिए ही बने हैं। लेकिन हम्म। ओवरड्राफ्ट कभी कभी सेविंग्स अकाउंट में भी प्रोवाइड हो जाता है, और प्रधानमंत्री जन धन योजना में। हम्म। और हम्म। सर ऐसे कोई कैश क्रेडिट के लिए हमें कोई अपना एसेट गिरवी रखना पड़ता है, कोलेटरल लोन होता है ये। हाँ हाँ। ओवरड्राफ्ट हाँ ठीक है, तो मतलब सही कोलेटरल बताया लोन। आपने, बिल्कुल 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 सही बताया। सही बताया मुझे। चलो सही है फिर, यानी मैं थोड़ा सही ट्रैक पे हूँ, यानी आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, तो बिल्कुल सही बताया कनिका ने कि ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में डिफरेंस यही है कि ओवरड्राफ्ट जो होता है ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, ठीक है। और कैश क्रेडिट जो होता है ये सिक्योर्ड होता है। दोनों ही जो लोन होते हैं ये बिजनेस पर्सन्स के लिए होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि एडवांसेस की जो फैसिलिटी है वो बिजनेस पर्सन्स के लिए ही है। और ओवरड्राफ्ट जो है होता है वो सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है, यानी जिनका करंट अकाउंट होता है बैंक में उन्हीं को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है और किसी को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है वो करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है, और कैश क्रेडिट की जो फैसिलिटी है वो आप कोई भी बैंक आपको ऑफर कर सकता है। तो एक चीज और, कि ये जो कैश क्रेडिट की फैसिलिटी है ना, ये इसके लिए आपको बताना पड़ता है कि आपको किस बिजनेस के लिए लोन चाहिए। जैसे कि मान लो मेरा कोई रनिंग बिजनेस चल रहा है, मेरा कोई रनिंग बिजनेस चल रहा है। मान लीजिए कोई बिजनेस चल रहा है, कोई मेरी बिजनेस साइकिल चल रही है। और मेरी अगर बात करें, मेरा जो बिजनेस साइकिल कंप्लीट होता है वो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 स्टेजेस में होता है। मेरी 4 स्टेजेस कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन मुझे अपनी इन 3 स्टेजेस को कंप्लीट करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, ठीक है। तो जो करंट में आपका रनिंग बिजनेस चल रहा होगा, पर्टिकुलर कोई बिजनेस चल रहा होगा, उस बिजनेस को के लिए, उस बिजनेस की कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए, उसकी वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए आपको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी दी जाती है। यानी कैश क्रेडिट में आपको बताना पड़ता है कि आपको किस पर्पस के लिए लोन चाहिए, या आपको अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में, अपने स्टॉक के बारे में, अपनी इन्वेंट्री के बारे में, अपनी जो मशीन है उनके बारे में बताना पड़ता है। कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं शर्ट बना रहा हूं, तो शर्ट बनाने के लिए मेरे पास ये मशीन है, या अगर बात करें इन्वेंट्री है, वो सारी चीजें आपको शो करनी पड़ती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको इस स्टेज को कंप्लीट करने के लिए 5 लाख की आवश्यकता है, ठीक है। तो वहां पे जो भी आपका स्टॉक इन्वेंट्री मशीन होगा, उस रनिंग बिजनेस में जो आप यूज कर रहे हो, उस स्टॉक या मशीन को वो गिरवी रखते हैं, सिक्योर्ड रखते हैं, सिक्योर्ड लोन के फॉर्म में, और फिर उसे आपको लोन देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ओवरड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता है। ओवरड्राफ्ट में आपको बताने की आवश्यकता नहीं रहती है कि आपको किस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए लोन चाहिए। आपको नहीं बताने की जरूरत है कि मेरा रनिंग बिजनेस चल रहा है, या अगर बात करें मुझे पर्सनल, अगर बात करें अपने पर्सनल यूज के लिए भी यूज करना है, तो मैं ओवरड्राफ्ट को अपने पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकता हूं। लेकिन कैश क्रेडिट को मैं अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकता हूं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको पता ही होगा कि बिजनेसेस में मनी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी उसी पर्पस के लिए ओवरड्राफ्ट लाया गया था। बट ओवरड्राफ्ट को ऐसा नहीं रहता कि आपको बताना पड़े कि आप किस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए इसे यूज कर रहे हो, या अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो। आपको ये आपकी गुडविल की बेसिस पे मिल जाता है, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ केसेस में ये रहता है कि अगर आपको अपनी लिमिट से, मान लो आपका जो क्रेडिट स्कोर है, आपकी क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे आपको ओवरड्राफ्ट जो दे दिया गया 5 लाख का दे दिया गया, बट आपको अपनी लिमिट से ऊपर का लोन चाहिए,
तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ सकता है। तो ओवरड्राफ्ट के केस में भी आप कुछ ना कुछ गिरवी रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने बताया भी था कि अगर आप कुछ बिना कुछ गिरवी रख के लोन ले रहे हो तो वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है, अगर आप कुछ गिरवी रख के लोन लेते हो तो वहां पे इंटरेस्ट रेट कम रहता है। तो आई थिंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट का ये जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। ओवरड्राफ्ट को आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है आप किस बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। कैश क्रेडिट में आपको अपने रनिंग बिजनेस को बताना पड़ता है कि सर ये बिजनेस चल रहा है, इस बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए, इसके कैश फ्लो के लिए, इसकी वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है। ठीक है, और जो भी आप बिजनेस में जो भी आप स्टॉक इन्वेंट्री यूज कर रहे हो, मशीन यूज कर रहे हो, उन्हीं चीजों को गिरवी रख के आपको लोन दिया जाता है। और कैश क्रेडिट का जो लोन की फैसिलिटी है, इसके लिए आपको कोई भी करंट अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी बैंक में जाके इसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट सेशन में अच्छे से समझा दी थी। मैंने बताया था ओवरड्राफ्ट सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए होता है, बट एक्सेप्शन है प्रधानमंत्री जनधन योजना और सैलरीज अकाउंट। कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में 10,000 का ओडी मिल रहा है और सैलरी अकाउंट में आपकी सैलरी के बेसिस पे, आपकी गुडविल की बेसिस पे आपको ओवरड्राफ्ट दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन डिस्कस कर ली थी। कैश क्रेडिट के बारे में मैंने बता दिया था। यहाँ पे एक बार डिफरेंस में आपको फिर से, यहाँ पे डिफरेंस और क्या क्या डिफरेंस है वो सारे कंप्लीट एक बार हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि कैश क्रेडिट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है ओवरड्राफ्ट के। क्यों कम होता है? जैसे कि मैंने बताया, कैश क्रेडिट जो है इट इज अ सिक्योर्ड लोन, और सिक्योर्ड लोन में इंटरेस्ट रेट कम होता है, इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। और ओवरड्राफ्ट में हायर क्यों होता है? क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। अगर जनरली अगर देखें ओवरड्राफ्ट में अनसिक्योर्ड लोन ही ऑफर किया जाता है पहले। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। फिर कैश क्रेडिट लोन कैन बी अवेल्ड ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक एंड इन्वेंट्री। नाउ can anyone tell me that what is the meaning of hypothecation? Can anyone tell me that what is the meaning of hypothecation? मैंने ये पढ़ाया हुआ है। सर गिरवी रखना। हाँ हाँ, गिरवी रखना, लेकिन कौन सी चीज को गिरवी रखना? दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है ना, एक मूवेबल और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हाइपोथिकेशन में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, मूवेबल की इमूवेबल? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी होगा तो मैं हूं ना। मूवेबल। हाँ, मूवेबल मूवेबल। मूवेबल। अब देखो मैंने एक चीज और बताई थी कि मूवेबल प्रॉपर्टी भी अगर हम बात करें तो मूवेबल प्रॉपर्टी में भी क्या होता है कि एक में पोजीशन कस्टमर के पास रहता है, ठीक है, और एक में पोजीशन कस्टमर के पास नहीं रहता है। यानी जो पोजीशन है वो कस्टमर के पास रहेगा, और एक में क्या रहता है, कस्टमर के पास पोजीशन नहीं रहता है। तो जैसे कि अगर बात करें जिसमें पोजीशन कस्टमर के पास रहता है उसे हम हाइपोथिकेशन बोलते हैं, और जिसमें पोजीशन कस्टमर के पास नहीं रहता है मूवेबल प्रॉपर्टी में, उसे हम प्लेज बोलते हैं। ये वर्ड भी मैंने आपको बताया था, प्लेज और हाइपोथिकेशन। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दो वर्ड आपको अच्छे से दिमाग में रहने चाहिए, एक हाइपोथिकेशन और दूसरा प्लेज। तो हाइपोथिकेशन इज फॉर दैट प्रॉपर्टी इन विच पोजीशन रिमेन टू कस्टमर। यानी हम उस मूवेबल प्रॉपर्टी को हाइपोथिकेशन बोलते हैं जिसमें पोजीशन हमारे पास रहे। जैसे कि मेरी खुद की कार है, मैं अपनी कार को गिरवी रख के लोन ले सकता हूँ, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और उसका पोजीशन मेरे पास है, यानी मैं उसे चला भी सकता हूँ, उसके बदले में मैं लोन भी लिए हुए हूँ। और जैसे मेरा कोई गोल्ड है, तो मैंने गोल्ड को अगर गिरवी रखा तो उसमें पोजीशन मेरे पास नहीं रहेगा, यानी उसका जो राइट है यूज करने का वो मेरे पास नहीं रहेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेज बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर यही बोलना है कि कैश क्रेडिट लोन कैन बी अवेल्ड ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक एंड इन्वेंट्री। यानी स्टॉक एंड इन्वेंट्री को हाइपोथिकेशन वर्ड से डिनोट किया गया। वो क्यों? क्योंकि स्टॉक एंड इन्वेंट्री एक तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी है और इसमें पोजीशन कस्टमर के पास है। ठीक है ना, मैंने बताया ना कि जो हम मशीन यूज कर रहे हैं उसे हमें गिरवी रखना पड़ता है। तो वही बात है, मशीन एक मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसे आप गिरवी रख के लोन ले रहे हो और उसमें पोजीशन आपके पास है, तभी हम उसे हाइपोथिकेशन बोल रहे हैं। अगर हम वो वाली मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं जिसमें हमारे पास पोजीशन नहीं होता तो उसे हम प्लेज बोलते हैं। ऐसे ही मैंने बताया था कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकती हैं, वो आपकी कौन सी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी जैसे लैंड और बिल्डिंग, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉर्गेज बोलते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं फाइनेंशियल वर्ड है, इन्हें हमें अच्छे से क्लियर करके आगे चलना है। तो आई होप ये क्लियर होगा।
तो आइए फिर आगे देखते हैं हम। ठीक है, हाँ तो हम फिर यहाँ क्या लिखा, ओवरड्राफ्ट अमाउंट कैन बी अवेल्ड based on credit history relationship with bank and investment like FD इंश्योरेंस और पॉलिसी। तो वही बात है, ओवरड्राफ्ट जो आपको मिलता है आपके बैंक के ट्रांसैक्शन के बेसिस पे, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है कि पहले लोन लिया, टाइम पे वापस कर दिया, कोई इन्वेस्टमेंट है, एफडीज है, इनके बेसिस पे आपको ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिलती है। यानी वही बात है आपके सिविल स्कोर के बेसिस पे। वैसे सिविल स्कोर यहाँ भी दिया जाता है, बट ये अनसिक्योर्ड लोन है ना, तो अनसिक्योर्ड लोन में सिविल स्कोर के बेसिस पर ही आपकी लिमिट डिसाइड की जाती है। और यहाँ पे जो आपने स्टॉक और इन्वेंट्री रखा है उसके बेसिस पे आपकी लिमिट असाइन की जाती है। मान लो आपकी मशीन 5 लाख की है और 10 लाख का लोन मांग रहे हो, तो नहीं मिलेगा। मशीन अगर 5 लाख की है तो वही बात है, आपको 4.5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। ये होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कैश क्रेडिट शुड बी अवेल्ड फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। तो यहाँ देखिए लिखा भी है कि कैश क्रेडिट आपके व्यापार, जो करंट रनिंग व्यापार है उसके लिए ही मिलता है। और ओवरड्राफ्ट कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेटेड रिक्वायरमेंट। यानी ये आप पर्सनल यूज के लिए भी ले सकते हो, कुछ भी। ओवरड्राफ्ट अगर मिल गया, उस पैसे का आप क्या करो उससे बैंक को मतलब नहीं है, उससे अपने ब्याज से मतलब है। हाँ, यहाँ पर वो चेक करेंगे कि आप जो कैश क्रेडिट ले रहे हो वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए ही ले रहे हो, तो वो बिजनेस पर्पस के लिए ही मिलता है। ठीक है, फिर अगला है लोन अमाउंट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक्स एंड इन्वेंटरी। तो जो लोन अमाउंट है वो वही बात है, जैसे ही मैंने बताया ना कि आपका जो इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी उसके बेसिस पे ही आपको लोन अमाउंट असाइन किया जाएगा। मान लीजिए आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट 5 लाख की है, तो आपको 4-4.5 लाख का लोन मिलेगा। ये होता भी है। कभी भी आप लोन लेने जाओगे ना, तो मान लो जो भी आपने चीज गिरवी रखी है, मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी 100%, उसका 80% मिलता है या 85% लोन मिलता है। इसी तरीके से रहता है। यानी जो चीज गिरवी रख रहे हो, मान लो 1 लाख रुपए की कोई चीज गिरवी रखी, तो आपको 75,000 का लोन मिले या 80,000 तक का लोन मिले, इस तरीके का रहता है, मार्जिन लेके चलते हैं वो। ठीक है, तो उसी आपके जो स्टॉक का ये वॉल्यूम है उसके बेसिस पे आपको लोन असाइन किया जाता है। फिर देन ओवरड्राफ्ट है, लोन अमाउंट इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिटेड। जैसे कि मैंने बताया कि जो ओवरड्राफ्ट है वो सिक्योर्ड भी होता है और अनसिक्योर्ड भी होता है। तो अनसिक्योर्ड में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाएगा और सिक्योर्ड में आपने कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट की है वो देखी जाएगी। फिर टू अवेल कैश क्रेडिट न्यू अकाउंट नीड टू बी ओपन। तो वही बात है, नया अकाउंट आप, वही आता है, बैंक अपना जो है वो नया अकाउंट ओपन करवा लेता है आपसे। मतलब जरूरी नहीं है कि उस बैंक में अकाउंट हो, बट आप वो अकाउंट ओपन करवा लेता है कि सर अगर आप हमारे बैंक से ले रहे हो तो आप अपना एक अकाउंट भी ओपन करा लो। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो जिसका जो करंट अकाउंट होता है ना, करंट अकाउंट होल्डर्स को ही मिलता है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें रहती है। कैश क्रेडिट लोन कैन बी अवेल्ड फॉर मिनिमम 1 ईयर। जैसे कि मैंने बताया 1 साल तक का ही होता है एडवांसेस। ओवरड्राफ्ट कैन बी अवेल्ड फॉर अ शॉर्टर टेन्योर लाइक अ मंथ और अ क्वार्टर और मैक्सिमम फॉर 1 ईयर। तो मैंने बताया ही है कि ये दोनों ही क्या है, शॉर्ट टर्म में है। शॉर्ट टर्म में के जो लोन्स होते हैं उन्हें हम एडवांसेस बोलते हैं, और कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट दोनों ही क्या है, एडवांसेस हैं। फिर क्या लिखा है, कैश क्रेडिट लोन कैन बी अवेल्ड बाय इंडिविजुअल रिटेलर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनी पार्टनर। हाँ, तो ये कौन कौन लोन ले सकता है वो दिया गया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड बाय अकाउंट होल्डर। तो भैया जिसका अकाउंट होगा करंट अकाउंट, वही ओवरड्राफ्ट ले सकता है। ठीक है ना, या जिस सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है उसे ओवरड्राफ्ट मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलेगा। तो वो पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर्स को ही दी जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उन्हीं को ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। कैश क्रेडिट इज सैंक्शनड बेस्ड ऑन द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड मार्केट सिचुएशन। वही बात है, आपके बिजनेस परफॉर्मेंस के बेसिस पे या आपका जो मार्केट साइज है, आपका जो बिजनेस जो प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे आपको असाइन किया जाता है। और ओवरड्राफ्ट इज सैंक्शनड बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्रेडिट हिस्ट्री। तो ये चीज हम तुम देख ही चुके हैं। हाँ भाई, तो यहाँ पर कोई दिक्कत है, ये चीज समझ में आई कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट? क्लियर है सर, नहीं सर। ओके, ठीक है, चलो। तो हमने ओवरड्राफ्ट की दो चीजें कंप्लीट कर ली हैं। सॉरी, ओवरड्राफ्ट बोल रहा हूँ, एडवांसेस की दो चीजें कवर कर ली हैं। एक तो आपका ओवरड्राफ्ट हो गया और एक हो गया कैश क्रेडिट। अब क्या बचा है, डिस्काउंटिंग और बिल्स, वो और देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट फैसिलिटी विच कम अंडर एडवांसेस इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो जैसे कि मैंने बताया एडवांसेस की फैसिलिटी इज ओनली फॉर बिजनेस पर्सन, तो दिस फैसिलिटी ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स इज आल्सो फॉर बिजनेस पर्संस। सो अगर बात करें डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की, तो नाम से क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई बता सकता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है? कभी किसी ने कुछ पढ़ा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के बारे में? बताइए, कोई आइडिया? यस और नो? नो? जब अमाउंट दे दो तो उस पे जो बिल पे डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट की तरह है कि जो बिजनेसमैन को मिलता है, कौन सा कि डिस्काउंट? अगर वो एक रेट डिस्काउंट, हाँ हाँ, वैसे ही है कुछ। सर अगर जैसे वो जल्दी पेमेंट कर दे तो फिर अगर तो उनका इंटरेस्ट रेट कुछ कम करके कुछ ऐसा होता है। हाँ, ऐसे ही कुछ होता है। अच्छा, मतलब आपने ग्रेजुएशन किससे किया करने का? तो मैंने बीकॉम करी है हाँ, तो आपको तो काफी अच्छे से पता होगा। सर, लेकिन मुझे बिल्स, याद कुछ बिल्स नहीं है। रिसीवेबल, बिल्स एक्सेप्टेबल, ये सारी एंट्रियां भी करी होंगी आपने। सर मुझे याद कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, मतलब ये आपने पढ़ा हुआ है, मैं भी याद अब। नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मैं बता रहा हूँ कि आप ये आपने अपने बीकॉम में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा होगा ऐसे। अच्छा निधि, आपने क्या किया हुआ है, आप बता सकते हो अपने ग्रेजुएशन में? निधि? चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें, हाँ, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स को मैं बता ही देता हूँ कंप्लीट तरीके से। तो आपने सही बताया कनेगा कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में क्या होता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में एक तरीके का ये ट्रेड बिल होता है। ट्रेड बिल मतलब व्यापारियों के बीच में लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं बिल्स की क्या होते हैं। ये बिल्स जो हैं, ये जो बिल्स होते हैं, ये यहाँ पे जो बिल्स की बात हो रही है, ये एक तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अभी एक पूरा टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें पता होने चाहिए। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, हाँ, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तरीके के ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तरीके के ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये आपके अगर देखें तो इसमें आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, आपका प्रोमिसरी नोट आता है, और आपका क्या आता है, हाँ, चेक आता है। तीन चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये जो बिल्स की यहाँ बात हो रही है, जनरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है और प्रोमिसरी नोट होता है। वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर चेक भी आता है, बट यहाँ पे जो बिल्स की बात हो रही है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की हो रही है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इसे हम डिटेल में मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ एक सिनेरियो की बेसिस पे। तो ये जो जनरली बिल्स हैं, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये जो ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये जनरली व्यापारियों के बीच में लिखे जाते हैं। जो व्यापारी होते हैं ना, व्यापारी जो बिजनेस पर्सन है, उनके बीच में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो व्यापारी हैं, एक है जय और एक है वीरू। तो ये दोनों ही काफी अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। जय वीरू की दोस्ती की दास्तां हमने सुनी हुई है। तो ये काफी अच्छे दोस्त हैं, और मान लो जय एक होलसेलर है और वीरू एक रिटेलर है, ठीक है। अब अगर बात करें, वीरू बोलता है जैसे कि भाई जय पाजी, आप मुझे कुछ सामान, गुड्स दे दो, और ये जो गुड्स हैं कुछ 1 लाख रुपए के हैं, आप मुझे अभी दे दो। मैं इसका जो पेमेंट है वो बाद में करूंगा, मैं इसका पेमेंट आपको 3 महीने बाद कर दूंगा। कहने को ये जिगरी दोस्त हैं, लेकिन तब भी जय बोलता है वीरू से कि ठीक है, तुम मुझसे गुड्स ले लो, तुम मुझे 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, बट ये जो तुम बोल रहे हो ये लिखित में इसका एक डॉक्यूमेंट बन जाए, या लिखित में तुम साइन कर दो, एक लीगल डॉक्यूमेंट या लीगल पेपर में, स्टैम्प पेपर में तुम साइन कर दो कि हाँ तुम 3 महीने बाद मुझे पैसे दे दोगे। दोस्त हैं, लेकिन वही बात है, व्यापार में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, व्यापार में सारी चीजें लीगल टर्म्स में चलती हैं। तो यहाँ पर जय बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए का सामान दे देता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर एक बिल लिख रहा हूँ। एक क्या लिख रहा हूँ, बिल लिख रहा हूँ। क्या होता है, ये लीगल बिल होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है। वहां पे लिखा जाएगा कि मैं वीरू को 1 लाख रुपए का सामान दे रहा हूँ,
इसका जो भुगतान है 3 महीने बाद वीरू मुझे करेगा या मेरे बताए हुए किसी व्यक्ति को करेगा, आइदर ही विल पे टू मी और टू माय ऑर्डर। तो ये बिल जय ने लिखा है। जय कौन है? जय है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब जिसे पैसे लेने हैं, और वीरू कौन है? डेटर, जिसे पैसे देने हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने ये दो वर्ड सुने होंगे, लेनदार और देनदार। जिसे पैसे लेने होते हैं वो क्रेडिटर कहलाता है, और जिसे पैसे देने होते हैं वो डेटर कहलाता है। तो ये जो बिल है वो क्रेडिटर लिख रहा है, और क्रेडिटर जो ये बिल लिख रहा है वो एक ऑर्डरेबल बिल लिख रहा है, यानी ऑर्डर कर रहा है कि वीरू तुम इस बिल का पेमेंट या तो तुम मुझे करोगे या मेरे बताए हुए किसी व्यक्ति को करोगे 3 महीने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे वीरू अपना साइन कर देगा, यहाँ पे जय अपना साइन कर देगा। ठीक है, दोनों के साइन होते हैं, और यहाँ पे लिखा होता है कि एक्सेप्टेड बाय वीरू, मतलब जो पार्टी है जिसे पैसे देने हैं वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ 3 महीने के बाद कोई भी ये बिल लेके मेरे पास आएगा तो इसका पेमेंट मैं उसे करूंगा। क्लियर? अब मान लो ये बिल जो है वो 1 जनवरी को लिखा गया और इसकी जो ड्यू डेट है वो अब 1 अप्रैल को आएगी। क्लियर? तो यहां तक आई थिंक ये सिनेरियो क्लियर होगा। तो क्लियर? हाँ, तो अब अगर हम देखें, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये, अच्छा ये सिनेरियो क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये सिनेरियो यहाँ पे हमने देख लिया कि दो दोस्तों के बीच में इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ। ये जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लीजिए सडनली जय को कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, कुछ पैसों की आवश्यकता होती है 1 महीने बाद। मान लीजिए फरवरी में जय को कुछ पैसों की आवश्यकता है, और वो वीरू के पास अप्रैल तक नहीं जा सकता, यानी जब तक 3 महीने कंप्लीट नहीं होंगे तब तक वो वीरू से पैसे नहीं ले सकता, और उसके बाद कहीं और से पैसे नहीं आ रहे हैं, और उसे अर्जेंटली अर्जेंटली तुरंत की तुरंत पैसों की आवश्यकता है। तो क्या कर सकता है, उसके पास एक ऑप्शन होता है, बैंक इस तरीके के जो बिल्स लिखे जाते हैं व्यापारियों के बीच में, इन बिल्स के बेसिस पे जो बैंक है वो क्या कर देता है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर देता है व्यापारियों को। तो जैसे कि मैंने बताया, जय को अर्जेंटली पैसों की आवश्यकता है, तो जय बैंक के पास जाएगा, बैंक से बोलेगा कि यार मेरे पास ये बिल रखा हुआ है, लेकिन ये लीगल बिल है, एक लीगल बिल है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए 3 महीने बाद मिलने हैं, मुझे अभी पैसे की तुरंत आवश्यकता है, वो जो डेटर है वो मुझे 3 महीने बाद पैसे देगा, लेकिन मुझे अभी चाहिए पैसे। तो बैंक बोलेगा कि मैं तुम्हें इस बिल के बेसिस पे तुरंत की तुरंत पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं ये जो बिल तुमसे खरीदूंगा वो डिस्काउंट पे खरीदूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो ये पार्टी है ना जय, ये क्या करेगा, बैंक को इस बिल के राइट ट्रांसफर कर देगा, बैंक को क्या कर देगा, ये बिल क्या कर देगा, एंडोर्स कर देगा, क्योंकि अब जो इस बिल का राइट है वो बैंक के पास चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी होता है इस बिल पे कि इस बिल का भुगतान या तो तुम मुझे करोगे या मेरे बताए हुए व्यक्ति को करोगे। तो जय क्या करेगा, बैंक को ये बिल ट्रांसफर कर देगा, यानी जो इसकी पावर ऑफ अटर्नी है इस बिल की वो बैंक के नाम कर देगा। अब उसका नाम नहीं रहा, उसका जो ओनरशिप है वो उस बिल से चली गई। तो बैंक ने कहा कि मैं इस बिल को तुमसे खरीद लूंगा, लेकिन मैं किस पे खरीदूंगा, डिस्काउंट पे खरीदूंगा। 1 लाख रुपए का बिल है, मैं तुम्हें इसके 90,000 दूंगा, लेना है तो लो वरना जाओ। यहाँ पे जय की मजबूरी है, उसे तुरंत की तुरंत अर्जेंट पैसों की आवश्यकता है, तो वो 90,000 रुपए बैंक से ले लेगा, यानी डिस्काउंट पे बैंक ने उस बिल को खरीद लिया। ठीक है, और यहाँ पे जय को जो अर्जेंट पैसों की आवश्यकता थी उसकी पूरी हो गई। हाँ, उसे लॉस हुआ, बट यहाँ पे अर्जेंसी की बात थी कि इसी तरीके की अर्जेंसी जब बिजनेस पर्सन को पड़ती है तो बैंक उनकी हेल्प करता है, और बैंक इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी अर्निंग करता है। तो यहाँ पे जो 10,000 रुपए की अर्निंग है वो बैंक ने कर ली, और अब इसका ओनर कौन हो गया, बैंक हो गया। अब इसमें मान लो ब्याज की बात भी लिखी होगी, 3 महीने बाद जय ने बोला होगा कि तुम मुझे ब्याज भी देना, तो वो ब्याज भी किसे मिलेगा, बैंक को मिलेगा। तो जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो वीरू जो पेमेंट करेगा किसे करेगा, बैंक को करेगा, चाहे उसमें पूरे 1 लाख करेगा, और साथ ही साथ उसमें जो भी ब्याज व्याज लिखा होगा वो सब बैंक को मिलेगा, क्योंकि अब ओनरशिप किसके पास है, बैंक के पास है पूरी तरीके से। तो मैंने बोला ना एंडोर्स किया, एंडोर्स का मतलब राइट ट्रांसफर किया। तो ये चीज होती है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो मैंने बताया 2 तरीके के बिल्स होते हैं, एक होता है प्रोमिसरी नोट और एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये जो बिल था ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, क्योंकि जब क्रेडिटर बिल लिख रहा होता है तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाता है,
और अगर डेटर बिल लिखता, अगर अगर वीरू बिल लिखता, डेटर बिल लिखता, तो वो प्रोमिसरी नोट कहलाता। तो ये प्रोमिसरी नोट को डिटेल में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में और अच्छे से समझाऊंगा। तो ये पूरी एक कहानी होती है। तो आई होप ये कहानी क्लियर होगी। कोई डाउट है इसमें? ओ सर। अच्छा, यानी क्लियर है ना? चलो, हाँ तो पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? इफ द ड्रॉर ऑफ द बिल, हाँ कुछ कह रहे हो? कुछ कह रहे हो आप? नहीं नहीं सर, नहीं। अच्छा, तो if the drawer of the bill does not want to wait till the due date of the bill and is in need of money, he may sell his bill to a bank at a certain rate of discount. तो ड्रॉर कौन हो रहा है? जो लिखता है ना, उसे हम ड्रॉर बोलते हैं। जो बिल लिख रहा है, तो यहाँ पे जय बिल लिख रहा था, तो वो ड्रॉर था। तो देखो क्या लिखा है, if the drawer of the bill does not want to wait, उसे वेट नहीं करना है ड्यू डेट तक of the bill and is in need of money, तुरंत की तुरंत पैसों की आवश्यकता है, he may sell his bill to a bank at a certain rate of a discount. Clear? Then another point is the bill will be endorsed by the drawer with a signed and dated order to pay the bank. The bank will become the holder and the owner of the bill. तो वही बात है कि अब जो ओनर है वो कौन हो जाएगा? बैंक हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी राइट है बिल के, वो ड्रॉर ने बैंक को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स का मतलब राइट ट्रांसफर करना। आफ्टर गेटिंग द बिल, द बैंक विल पे कैश टू द ड्रॉर इक्वल टू द फेस वैल्यू और लेस इंटरेस्ट और डिस्काउंट एट एन एग्रीड। यानी वो कुछ भी हो सकता है, फेस वैल्यू पे मिल जाए, कम ब्याज पे या डिस्काउंट पे, जो भी एग्रीमेंट होगा बैंक और ड्रॉर के बीच में, उसके बेसिस पर वो डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, फॉर द नंबर ऑफ डेज इट हैज टू रन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे? आई थिंक ये क्लियर होगा। तो आई होप आप लोगों को फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। मैंने फंक्शन को काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, अच्छे से डिस्कस किया है। पूरी 2 क्लासेस ली हैं मैंने फंक्शन पे, जहाँ पे मैंने बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो भी बताए, बैंक के जो लोन्स हैं वो भी बताया, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सिविल स्कोर, और ये सारी चीजें, मेन मेन जो पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए फंक्शन से, और टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं, वो सारी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करी। तो यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ बैंक है वो कंप्लीट होता है। तो इस पे अगर कोई डाउट हो सर, तो हाँ। सर मेरे को पूछना था कि आप ये पीपीटी फॉरवर्ड करेंगे हमें रिवीजन के लिए, या फिर हम बुक से जो मिली हुई है वो पढ़े, कैसे करेंगे आप? मैं इस पीपीटी को आप अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है जीए बाय प्रशांत सर। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, जीए बाय ठीक है। प्रशांत सर। तो मैंने कभी टेलीग्राम यूज नहीं करा सर, मैंने कभी टेलीग्राम यूज नहीं करा। मैं इंस्टॉल करके ना आपसे फिर कल पूछ लूंगी, वैसे मैं आज आपको फाइंड कर लूंगी। हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तो आप मतलब देखोगे मिल ही जाएंगे, है ना? चलो, तो और मैं सर ये आप इसके असाइनमेंट देंगे, मतलब कि असाइन ऐसे करेंगे आप? ये तो मैं आपको सीधे, ये जो नोट्स है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है। सर वो और तो ठीक है, लेकिन हाँ, और पूछो। और सर जैसे हमारे हम कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा, जो उसके क्वेश्चंस लिए के आप लिए, अगर असाइनमेंट देंगे? क्वेश्चन के लिए मैं असाइनमेंट दे सकता हूँ या दूंगा भी आगे, लेकिन अभी आप अगर बात करें, जैसे कि अड्डा का ऐप होगा आपके में, तो उस ऐप के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, आगे मैं ठीक असाइनमेंट है। भी अरेंज करूंगा, वो सारी चीजें करूंगा मैं। लेकिन आप जो अड्डा का जो ऐप है, उस ऐप में बहुत सारी क्विजेस दी गई हैं जीए की, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक। ठीक है, बाकी ठीक मैं, है सर, कोई इशू नहीं है। हाँ बाकी मैं असाइनमेंट आगे शेयर करता रहूंगा। जो भी रहेगा वो आपको टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पता चल ही जाएगा। ठीक है सर, चलो, नॉट तो एन ये इशू। यहाँ पर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैंक। अब देखेंगे हम कि भारत में बैंकों का क्या स्ट्रक्चर है, यानी किस तरीके से भारत में टोटल बैंक कितने हैं।
टोटल सारे बैंकों के बारे में देखेंगे, चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, ग्रामीण बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, वो बैंक किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, कौन उन्हें रेगुलेट करता है, क्या बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, किस तरीके का स्ट्रक्चर है कंट्री में बैंक का। तो आइए देखते हैं और समझते हैं बैंकिंग सिस्टम को। इंडिया में क्या बैंकिंग सिस्टम है, किस प्रकार के बैंक है, हम कौन से बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या और क्या आपके पास ऑप्शन होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये कोई चार्ट है, चार्ट को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो देखें, जैसे कि अगर बात करें कि हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, ऐसे ही हमारी कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक है, दैट इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इस स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत सारे के सारे बैंक आएंगे, पूरे ऑल ओवर द कंट्री के अंदर जितने भी बैंक है, इट विल कम अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द फादर ऑफ ऑल द बैंक्स इन आवर कंट्री। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, एक होते हैं कमर्शियल बैंक और एक होते हैं नॉन कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होंगे, नाम से समझ में आ रहा है, कमर्शियल यानी कॉमर्स, कॉमर्स कर रहे हैं यानी व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापार, जैसे मैंने बताया, बैंक क्या है, एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, आप सीधे सीधे एक कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, ठीक है। तो वहां पे अगर हम बात करें, वो जो कंपनी है वो प्रॉफिट के लिए कार्य कर रही है। तो जो कमर्शियल बैंक है, ये वो बैंक है जो पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और नॉन कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, नॉन कमर्शियल बैंक्स आर डेवलपमेंट बैंक्स। जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उन्हें हम नॉन कमर्शियल बैंक बोलते हैं। यानी ये जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं ना, ये पब्लिक डीलिंग नहीं करते हैं। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, दे डू अ पब्लिक डीलिंग, बट द बैंक which are not commercial bank, the the non-commercial banks are known as development bank, and development bank does not do public dealing। तो ये public dealing नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये public dealing नहीं करते हैं, तो ये किसे लोन प्रोवाइड करते हैं, तो देख लेते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि डेवलपमेंट बैंक कौन कौन से होते हैं। तो नॉन कमर्शियल बैंक को हम डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, और डेवलपमेंट बैंक पब्लिक डीलिंग नहीं करते हैं। कंट्री में टोटल 4 डेवलपमेंट बैंक हैं, एक है नाबार्ड, एक है एनएचबी, एक है एग्जिम बैंक और एक है सिडबी। नाबार्ड, एनएचबी, एग्जिम बैंक और सिडबी। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड का कोई फुल फॉर्म बता सकता है? नहीं पता सर। कोई बात नहीं, देखो नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर बात, देखो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता है, क्योंकि हम इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशन की। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं ना, वो फुल फॉर्म के काफी आते हैं। आपको आगे जो भी ये चीजें बताई जा रही हैं, आपको फुल फॉर्म भी सारे याद रखने पड़ेंगे, और मैं बताता जाऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। तो नाबार्ड की अगर बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जो एन है ये पूरा नेशनल को डिनोट कर रहा है, बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की अगर बात करें, ये डेवलपमेंट बैंक है, और ये जो स्पेसिफिक फोकस करता है, किस पे करता है, ये एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट पे करता है, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट बैंक है, ये किसे लोन प्रोवाइड करेगा, ये जो नाबार्ड है, ये एक डेवलपमेंट बैंक है, ये किसे लोन प्रोवाइड करेगा, ये कमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करेगा। और कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को करेंगे, ठीक है। कमर्शियल बैंक कैसे करेंगे, अपने कस्टमर्स को करेंगे। तो और ये कौन से कस्टमर्स को करेंगे, ये वो उन कस्टमर्स को करेंगे जिन कस्टमर्स की डिमांड रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही है, ठीक है। देखो क्या हुआ कि हमारी कंट्री को आपको पता ही है, कृषि प्रधान देश है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और इसमें कुछ 65% प्लस लोग जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं। और वहां से जब लोगों को बैंकिंग की नॉलेज हुई, फाइनेंशियल लिटरेसी हुई, डेवलपमेंट के बारे में पता चलने लगा कि लोन मिलता है बैंकों से, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकों के पास लोन लेने जाने लगे। किस किस सेक्टर के लिए, रूरल सेक्टर से और एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत सारे लोग लोन लेने जाने लगे। तो डिमांड क्या हुई, बल्क में होने लगी।
उस पर्टिकुलर सेक्टर से लोन किए। जब लोगों को अवेयरनेस होने लगी, लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड होने लगी, तो वही बात है, डिमांड बहुत ज्यादा होने लगी। तो वहां पर अगर बात करें, एक डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश किया गया, नबार्ड। नबार्ड जो स्टैब्लिश हुआ वो 1982 में हुआ था, ठीक है। तो इसकी स्थापना इसीलिए की गई थी कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर की जो नीड है उसे फुलफिल किया जा सके। अब वही बात है कि जो बैंक है वो एग्रीकल्चर रूरल एरियाज के लोगों को तो खाली लोन देता नहीं है, वो भैया एजुकेशन लोन भी देता है, पर्सनल लोन भी देता है, कॉर्पोरेट लोन भी देता है, होम लोन भी देता है, कार लोन भी देता है। अब वही बात है कि अब इस सेक्टर से सबसे बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। तो इस सेक्टर से बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, इस सेक्टर में बहुत सारे लोग डिपेंडेंस है और उनकी नीड को फुलफिल करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट ने ही सोचा कि अगर हम उनकी नीड को फुलफिल करेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी, उनका उनकी ग्रोथ होगी, उनका बिजनेस बढ़ेगा, और जब उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनकी ग्रोथ होगी, तो देश की ग्रोथ होगी। ठीक है। तो एक तरीके से लोगों को लोन देना एक तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ही होता है, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। तो नाबार्ड की स्थापना आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर करी थी 1982 में, कि रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्हें क्या करना है, स्पेसिफिक लोन प्रोवाइड करना है। तो ये जो डेवलपमेंट बैंक है ना, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर को ही लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे नबार्ड है, नबार्ड कैसे करेगा, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल नबार्ड ने लोन प्रोवाइड किया किसे, आरआरबी को। आरआरबी कौन से होते हैं, ग्रामीण बैंक। ठीक है, कोई ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने आ रहे हैं, किसके लिए, रूरल एरिया के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। तो वही बात है, अगर ग्रामीण बैंक को अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो नबार्ड से लोन लेगी और अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेगी। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण बैंकों को ही लोन देता है, गांव वाले क्षेत्रों में और भी सरकारी बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी होते हैं। तो अगर उन्हें भी अपने कस्टमर्स को लोन देना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो किससे लोन लेंगे, नबार्ड से लेंगे। तो बैंक डेवलपमेंट बैंक से लोन लेता है और वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। कस्टमर डायरेक्ट डेवलपमेंट बैंक से डील नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और हाँ, और एक चीज और बतानी थी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कोई भी अपनी अगर देखें कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी सहायता प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर या रूरल एरिया से रिलेटेड, तो वो भी क्या करता है, नबार्ड में फंडिंग करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये 2019 में ये स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब इस स्कीम के अंदर क्या है, इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। अगर आप देश में एक किसान हो तो आपको सालाना 6,000 रुपए मिलेंगे। ये गवर्नमेंट की स्कीम है। तो और इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ 72,000 करोड़ रुपीस क्या किए, एलोकेट किए। तो वही बात है, गवर्नमेंट अगर किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कुछ फंड भी एलोकेट कर रही है, तो पहले वो डेवलपमेंट, वो जो फंड एलोकेट किया है वो फंड कहाँ पे जाएगा, डेवलपमेंट बैंक में जाएगा। डेवलपमेंट बैंक से वो फंड कहाँ जाएगा, कमर्शियल बैंक में जाएगा, और कमर्शियल बैंक से वो फंड कहाँ जाएगा, कस्टमर तक जाएगा। ठीक है, तो वही बात है कि अब गवर्नमेंट जो भी सहायता प्रोवाइड करती है वो अब सीधे आपके अकाउंट में ही करती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, एक होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, कि गवर्नमेंट कोई भी अपनी सहायता प्रोवाइड कर रही है वो बैंक अकाउंट्स के थ्रू ही कर रही है। तो आई होप ये आपको डेवलपमेंट बैंक का रोल समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर पे फोकस करते हैं। तो नबार्ड फोकस कर रहा है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे। अब दूसरा क्या है, एनएचबी। एनएचबी का फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक। अब हाउसिंग सेक्टर में बहुत डिमांड होती है भाई, हर किसी को घर चाहिए, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसे अपना घर नहीं चाहिए हो। ठीक है, तो हर कोई अपना जो सपना देखता है वो घर का देखता है सबसे पहले। जैसे ही उसका नौकरी वोकरी जॉब वॉब लगती है ना, तो वो किसका सपना देख रहा होता है कि मेरा खुद का घर हो और मेरी खुद की गाड़ी हो। तो गाड़ी तो चलो सेकेंडरी हो जाती है, लेकिन घर प्राइमरी हो जाता है। तो घर की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। तो वही बात है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है हाउस लोन की, हर किसी को हाउस लोन चाहिए, क्योंकि ये हर किसी की एक ड्रीम है, एक डिजायर है, और आपके ड्रीम और डिजायर पर ही बिजनेस क्रिएट हो रहे हैं। तो एनएचबी ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएचबी की स्थापना कब करी, 1988 में, 1988 में। और ये कौन सी पर्टिकुलर नीड को फोकस कर रहा है, पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस कर रहा है, हाउसिंग सेक्टर पे फोकस कर रहा है। तो ये कैसे लोन देगा, ये कमर्शियल बैंकों को लोन देगा, और कमर्शियल बैंक उन कस्टमर्स को लोन देंगे जो हाउसिंग लोन के लिए लोन लेने आ रहे हैं। इसी तरीके से एक्सिम बैंक है, एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो ये जो जनरली बैंक है ये कंट्री में एक्सपोर्ट क्रेडिट को प्रमोट करता है। मान लीजिए आपको कोई
बढ़िया सा बिजनेस करना है, लेदर का बिजनेस करना है, बढ़िया लेदर की बेल्ट बना रहे हो, लेदर की जैकेट बना रहे हो, तो आपको बढ़िया एक्सपोर्ट करना है अपने व्यापार को। तो वही बात है, उस अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो है अब एक्सपोर्ट कर रहा है उसके लिए बैंक लोन दे देगा, ठीक है। तो वही बात है कि कंट्री में जब ये व्यापार बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो ये सारी चीजें रहती हैं। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी, ये भी है ना। और फिर है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी नाम से ही अगर बात करें तो समझ में आ रहा है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं ये उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं ये उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज में यानी जनरली जो एमएसएमई सेक्टर होता है ना आपका, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो लघु उद्योग है, उन्हें ये लोन प्रोवाइड करता है। तो बैंक के पास जब ज्यादा से ज्यादा लोन की डिमांड हो रही होती है एमएसएमई सेक्टर से, क्या एमएसएमई सर सेक्टर, अगर कोई स्टार्टअप, हाँ हाँ बोलो, स्टार्टअप है तो स्टार्टअप को भी जो लोन है वो सिडबी प्रोवाइड करेगा बैंक को, और बैंक स्टार्टअप को लोन प्रोवाइड करेगा। सर इसमें इंटरेस्ट का कुछ होता है, मतलब कम होता है इंटरेस्ट किसमें? सिडबी में? नहीं नहीं, सो सिडबी हमें थोड़ी डायरेक्ट लोन दे रहा है, सिडबी तो बैंक को लोन दे रहा है, बैंक हमें लोन देगा ना। बैंक सर मतलब अगर उस लोन वगैरह भी कम होता है, मतलब इंटरेस्ट भी कम होता है, सॉरी। हाँ मतलब वही बात है कि कंट्री में इन चीजों को प्रमोट किया जाता है ना, व्यापार को, डेवलपमेंट को, तो इनमें इंटरेस्ट रेट कम रहता है।